नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान का अगला भाग है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आज संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, कल के वीडियो में उद्देशिका पढ़ेंगे, उसके बाद परसों के वीडियो से हम लोग संविधान शुरू कर देंगे भाग 1 से। तो आज देखते हैं संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर पूरे संविधान की एक व्याख्या की जाए और बहुत संक्षिप्त में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही भारतीय संविधान को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान एकदम व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और युद्ध काल में भी और शांति काल में भी स्थिति को नियंत्रण में रखने की इसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है। यदि स्थितियां खराब भी होती हैं तो वो नवीन संविधान के तहत खराब नहीं होंगी, बल्कि मैं ये समझूंगा कि यहाँ के लोग ही खराब हैं, इसलिए स्थितियां खराब हैं। तो कहने का मतलब कि अगर स्थितियां खराब हो रही हैं, कहीं शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो उसका कारण संविधान नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन या लोग हैं इसके जिम्मेदार। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, बड़ा संविधान है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। ऐसा उन्होंने किस आधार पर कहा, आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम तुलना करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, तो वहां का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन है, तो अमेरिका का। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन है, तब भी अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल, केवल 7 अनुच्छेद। वहीं पे कनाडा अगर जाएं, उसी से सटा हुआ देश है, कनाडा विकसित देश है, तो वह कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं, यानी कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, मैं इन देशों का नाम क्यों ले रहा हूं, या उन्होंने इन देशों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन देशों के संविधान से बहुत बातें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, इसलिए जब भी तुलना होगी वो इन्हीं देशों से तुलना की जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। वहीं अफ्रीका चले जाएं, तो अफ्रीका के भी संविधान से बहुत सारी बातें ली गई हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि किन किन देशों के संविधान से कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। वहीं अब भारत में अगर आ जाएं हम, तो भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर काउंट किया जाए सही से, तो 395 के बाद लगभग 475 या 475 के आसपास अनुच्छेद पहुंचेंगे इस समय। तो अनुच्छेद के आधार पर, यानी कि भारत का जो संविधान है इसमें केंद्र की शासन प्रशासन के बारे में तो लिखा ही गया है, लेकिन राज्यों के भी बारे में लिखा गया है। केंद्र की संसद कैसे बनेगी उस पर डिटेल में है ही, लेकिन राज्यों का विधानमंडल कैसे बनेगा ये भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो लिखा ही गया है, हाई कोर्ट के बारे में भी लिखा गया है, यहां तक कि पंचायती राज व्यवस्था के भी बारे में अब लिख दिया गया। तो इतनी बातें लिखी गई हैं, इस आधार पर यह बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो कुल मिला के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब दूसरी विशेषता पे चलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, जो संविधान है हमारा संघात्मक संविधान है। एकात्मक संविधान की विशेषता क्या होती है, संघात्मक संविधान की विशेषता क्या होती है, आप जान जाएंगे अभी। तो समझिए ध्यान से कि संघात्मक संविधान है हमारा, और संघात्मक संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं शासन को लेकर के। एक अध्यक्षीय शासन होता है, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, और एक शासन होता है संसदीय।
किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो मुख्य रूप से दो ही तरह की होती है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन का मतलब होता है कि जहां की शासन एक व्यक्ति में केंद्रित हो, जैसे कि अमेरिका का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है शासन का, वो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का सीधे जनता द्वारा चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति का, यानी वहां के सबसे प्रमुख का सीधे जनता द्वारा चुनाव हुआ और वह सीधा जनता पर शासन भी किया। तो ऐसी व्यवस्था को अध्यक्षीय व्यवस्था कहते हैं, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय का मतलब होता है कि संसद के आधार पर राज्यों में भी बंटवारा किया जाता है, केंद्र में भी बंटवारा किया जाता है, और जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसका सीधे जनता द्वारा चुनाव नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और वह व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता, केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो यह संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड के संविधान से हमारे संविधान में इसको स्वीकार किया गया है। देखिए, इंग्लैंड में सबसे शक्तिशाली कौन संस्था है? संसद है। इसी तरह से अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पे सबसे प्रमुख होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब भारत में आ जाइए तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था कौन है? संविधान। संविधान के ही तहत कार्यपालिका को शक्ति दी गई है, विधायिका को शक्ति दी गई है, न्यायपालिका को शक्ति दी गई है। तो इन तीनों से सबसे बड़ी कौन है? संविधान बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है, यानी संविधान जो कह रहा है वही सही है। हाँ, अगर उसकी व्याख्या हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, बस। लेकिन सबसे बड़ी पावर संविधान में ही है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के तहत संसद सर्वोपरि होता है, लेकिन भारत में संसद सर्वोपरि न होकर के संविधान सर्वोपरि है। हमारे संविधान की अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे संविधान ने ये कहा है कि कोई भी प्रतिनिधि जब चुना जाएगा तो उसका निर्वाचन होगा और वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, यानी भारत का जब संविधान बना तब से लेकर के 1989 तक जितने भी लोग मतदान करते थे वो तभी योग्य होते थे जब उनकी उम्र 21 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन 1989 में संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और अनुच्छेद 326 में आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष तक कर दिया गया। यानी कि अब से 1989 से जो व्यक्ति 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे वो मतदान करेंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पे निर्वाचन होता है। ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता की अगर बात करें तो एकल नागरिकता, यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिक है, कोई व्यक्ति भारतीय है तो वो सिर्फ भारतीय है, न कि वो किसी राज्य का है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तब भी हमारी नागरिकता केवल भारत की है, उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं है, या जो मध्य प्रदेश का होगा उसकी मध्य प्रदेश की नागरिकता नहीं है। अमेरिका में इसका ठीक उल्टा है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ व्यक्ति देश का भी नागरिक है और जिस राज्य में रह रहा है वहाँ का भी नागरिक है। इंग्लैंड में आप जाएंगे तो इंग्लैंड में भारत की ही तरह एकहरी नागरिकता है, सिंगल, यानी कि वहाँ भी राज्य या शहर की नागरिकता नहीं है, केवल इंग्लैंड की नागरिकता है। तो हमारी नागरिकता एक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, हमारे संविधान की अगली विशेषता है भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल अधिकार क्या है हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें राज्यों पर निर्बंधन लगाया जाता है, यानी कि राज्य जो है व्यक्तियों के या नागरिकों के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको वो छीन नहीं सकता। जैसे मूल अधिकार में आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी विचारधारा का प्रचार कर सकते हैं।
है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमको राज्य इस पर रोक नहीं लगाएगा। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन कभी कभी जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती हैं तो इन पर भी निर्बंधन लगाया जाता है, वो जन कल्याण के लिए होता है। ऐसा जैसे अगर युद्ध चल रहा है और हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हमारे भाषण से युद्ध और बढ़ रहा है ना, झगड़े बढ़ रहे हैं, दंगे हो गए हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हमको रोका जा सकता है। लेकिन सामान्य स्थितियां हैं तो हमारे किसी भी अधिकार को नहीं छीना जाएगा। वो सारे अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो संविधान से मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। इसमें बताया गया है कि राज्यों की क्या नैतिक धर्म होता है, यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य के जन कल्याण के लिए क्या क्या कर सकती है, ये बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो यकीनन फिर बाद में ग्राम पंचायतों का गठन सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया। इसी तरह से जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं सरकार के लिए, लेकिन राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका ध्यान में रख करके बातों को वैसा ही अपने लोगों के कल्याण के लिए करें। जैसा कि लिखा गया है कि कुछ उपबंधों को कर सकती है जिनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, जैसे अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं हैं, तो इनके उत्थान के लिए सरकार योजनाएं ला सकती है, कुछ इनको छूट स्पेशल दे सकती है। सरकार दे ये जरूरी नहीं है, दे सकती है, तो ये नीतियां दी गई हैं, यानी कि नैतिक धर्म होता है राज्यों का इनका पालन करने का। इसी तरह से भाग 4 के में मूल कर्तव्य दिया गया है। यह मूल कर्तव्य नागरिकों को दिया गया है कि हमें अधिकार तो मिल गया हमको कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं बच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है इसको भी तो जानना चाहिए। तो संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। उनमें जब हम यहाँ पे आएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप संक्षिप्त में समझ लीजिए। जैसे मौलिक कर्तव्य के तहत कहा गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब पर्यावरण की रक्षा का मतलब क्या है यहाँ से, कि हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। हमें अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी चाहिए, यानी हम रूढ़िवादिता पे न जाएं, धर्म का सहारा लेकर के न सोचें, हम वैज्ञानिक ढंग से सोचें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे संविधान की ये दोनों विशेषताएं हैं। नम्यता का मतलब होता है, नम्य मतलब नरम, यानी ऐसी बातें जिन्हें हम बदल सकें, देश काल के अनुसार, समय के अनुसार हम जिन बातों को बदल सकें उसके लिए नम्य कहा जाता है कि संविधान नम्य है, यानी कि हम उसमें संशोधन कर सकें आसानी से। और जिन बातों को हम आसानी से न बदल सकें, आसानी से न हटा सकें, उसे अनम्य कहेंगे, यानी कि कठोर कहेंगे। तो ये दोनों हैं विशेषताएं, क्योंकि भारत के संविधान संशोधन के 3 उपाय बताए गए हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है, एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से होता है। तो जो साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है वो बहुत साधारण बातें हैं, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, कोई नए राज्य का निर्माण करना है ना, तो इस तरह का संशोधन अगर संविधान में करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल नरम है। लेकिन अब अगर ऐसा संशोधन करना पड़े कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया है, जो अभी चल रही है, वो प्रक्रिया गलत है, कुछ दूसरी प्रक्रिया लाई जाए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। इस पर संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये बदलाव जल्दी नहीं हो सकता, तो इसके लिए कहा जाएगा कि यह कठोरता को दर्शाता है। तो भारत नम्य भी है, मतलब भारत का संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, दोनों का ये मिश्रण है। अगली विशेषता है आपात उपबंध। आपात उपबंध ये भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। 3 प्रकार के भारतीय संविधान में आपातकाल के बारे में बताया गया है।
पहला, राष्ट्रीय आपात, मतलब जैसे कि युद्ध हो गया, कोई देश भारत पर चढ़ाई कर दिया, या भारत ने किसी देश पर चढ़ाई कर दिया, या भारत के किसी भी एक जगह पर भयंकर दंगा हो गया, तो इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। और यह अनुच्छेद 352 के तहत है। यानी इसके लिए भारत सरकार यानी कि संसद राष्ट्रीय आपात घोषित करती है। कहा जाएगा कि विपत्ति आ गई भारत पर, ये आपदा आ गई, तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरी आपदा है, आप जानते होंगे, जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, वहां का मुख्यमंत्री वहां की शासन व्यवस्था न संभाल पाए, तो फिर क्या होता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन कह लीजिए, यह अनुच्छेद 356 के तहत होता है। यानी कि भारत की जब शासन व्यवस्था किसी राज्य की गड़बड़ हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक वित्तीय आपात भी है, यानी आर्थिक मामले में अगर कोई विपत्ति आ गई तो राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाएगा, वित्तीय आपात घोषित हो जाएगा, और यह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित होगा। तो ये 3 राष्ट्रीय आपात बताए गए हैं। इनमें से पहला और दूसरा, पहला 3 बार प्रयोग हुआ है, दूसरा बहुत बार प्रयोग हुआ है, और वित्तीय आपात अभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। इतने वर्षों के बाद 2021 तक अभी प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये सब आप बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये हम आपको विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, एक और विशेषता है कि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। अब ग्राम पंचायतों के बारे में आपको पढ़ा ही चुके हैं। ग्राम पंचायतों का गठन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय रूप में शासन किया जाए जनता द्वारा, और जनता की समस्याओं को सुलझाया जाए, और जनता ही शासन में भागीदार बने, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आज हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में समझा, और अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे। उद्देशिका में क्या पढ़ेंगे? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, गणतांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनको भी हम समझ लेंगे। तब हम जब अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे तो जो भी बातें आपको बताएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आप महत्वपूर्ण बातें पहले ही समझ गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।